गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड का थर्ड लेक्चर है हमारा। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी डेफिनेशन पार्ट की अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर 10 एंड 11, राइट। सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी सेक्शन नंबर 15 टू 20 तक, और सेक्शन नंबर 15 टू 20 डील करता है आपका प्लेस ऑफ फाइलिंग अ सूट, राइट। आपको किस जगह केस फाइल करना है, कौन सी कोर्ट को वो वाला केस सुनने का अधिकार है, कौन सी वाली कोर्ट को किस कोर्ट में आपको जाना है, वो सब चीज़ देखा था हमने सेक्शन नंबर 15 से लेकर 20 तक, राइट। चलो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बात कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ काउंटर क्लेम, राइट। तीन शब्द मिलेंगे हमको, एक है सेट ऑफ, एक है इक्विटेबल सेट ऑफ, और एक है आपका काउंटर क्लेम, राइट। बहुत ध्यान से समझे, बेहद काम का एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है एक। चल सबसे पहली बात तो सेट ऑफ का जिक्र हम बहुत बार करते हैं, हम इनकम टैक्स में भी पढ़ते हैं, सब सेट ऑफ हो जाता है। एक दूसरे हेड की इनकम का सेट ऑफ होता है, तो वो वही चीज़ यहाँ पर है, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ, राइट। क्रॉस क्लेम जो होता है उसकी सेट ऑफ के रिस्पेक्ट में बात है। पढ़ें सेट ऑफ मीन्स इट इज़ अ क्रॉस क्लेम फॉर मनी बाय द डिफेंडेंट। कौन करेगा क्रॉस क्लेम? बाय द डिफेंडेंट फॉर विच ही माइट मेंटेन अ सेपरेट एक्शन अगेंस्ट द प्लेंटिफ, राइट। जिसके अगेंस्ट में वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट में सेपरेट क्लेम फाइल कर सकता है। लॉ ने बोला उसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ क्लेम की, राइट। चले ध्यान से आगे। डिफेंडेंट में सेटिस्फाइड में क्लेम, डिफेंडेंट क्लेम करेगा, राइट। ध्यान से डिफेंडेंट क्या करेगा? डिफेंडेंट क्लेम करेगा इफ़ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। बहुत ध्यान से, सेट ऑफ ने जो भी प्लेंटिफ है हमारे पास में, प्लेंटिफ ने 1 लाख रुपए मांगा, किससे? डिफेंडेंट से, राइट। डिफेंडेंट का कुछ अमाउंट प्लेंटिफ से रिकवर करना है, तो लॉ ने बोला डिफेंडेंट क्लेम करेगा इट इज़ अ क्रॉस क्लेम फॉर मनी बाय द डिफेंडेंट फॉर विच ही माइट मेंटेन अ सेपरेट एक्शन अगेंस्ट द प्लेंटिफ। अगर से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए हमारे केस में, हम एग्जाम्पल लें, एक है रमेश और एक है सुरेश, राइट। अब ये हो गया प्लेंटिफ और ये हो गया हमारा डिफेंडेंट। प्लेंटिफ को 1 लाख रुपए लेना है किससे? डिफेंडेंट से, और डिफेंडेंट को 80,000 रुपये लेना है, 80,000 रुपीज़ लेना है किससे? प्लेंटिफ से। तो लॉ ने बोला क्या होगा इस वाले केस में? तो इन्होंने बोला ऐसा, पहला वाला प्लेंटिफ केस फाइल करेगा, अपना अमाउंट रिकवर करेगा, डिफेंडेंट केस फाइल करेगा, अपना अमाउंट रिकवर करेगा। लॉ ने बोला अल्टीमेटली एक दूसरे का अमाउंट जो है वो इक्वल अमाउंट 80,000 रुपीज़ तो कॉमन है। अरे भाई पी को लेना है 1 लाख रुपए, डी को लेना है 80,000 रुपये, तो लॉ ने बोला 80,000 रुपये तो कॉमन है, तो एक काम करें ये आप खत्म कर ले, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ इस वाले प्रोविजन के हिसाब से, और 20,000 रुपये डिफेंडेंट दे देगा किसको? प्लेंटिफ को। अगर ये केस नहीं होता तो क्या होता? प्लेंटिफ अलग से केस फाइल करेगा, अपना अमाउंट रिकवर करेगा, डिफेंडेंट फिर अलग से केस फाइल करेगा, वो अमाउंट रिकवर होगा, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। इस प्रोविज़न के लिए ये सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट आया है। सो सेट ऑफ में क्या बोला? इट इज़ अ क्रॉस क्लेम फॉर मनी बाय द डिफेंडेंट फॉर विच ही माइट मेंटेन अ सेपरेट एक्शन अगेंस्ट द प्लेंटिफ, राइट। सेपरेट एक्शन कर सकता है किसके रिस्पेक्ट में? प्लेंटिफ के लिए वो। आगे अब डिफेंडेंट क्लेम करेगा, डिफेंडेंट क्या करेगा? डिफेंडेंट में क्लेम में फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। डिफेंडेंट भी क्लेम कर सकता है अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई। बहुत ध्यान से, सूट में फॉर रिकवरी ऑफ for the money must be legally enforceable by the defendant from plaintiff। याद रखना, डिफेंडेंट सेट ऑफ का यूज़ कर पाएगा प्रोवाइडेड जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ से उसको लीगली अमाउंट रिकवर करना है तो ही वो उसको कर सकता है। और जितना अमाउंट रिकवर करना है वो अमाउंट क्या होना चाहिए? असर्टेन्ड होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लॉ ने क्या बोला है? जो भी डिफेंडेंट को अमाउंट लेना है या प्लेंटिफ को अमाउंट लेना है, वो दोनों अमाउंट क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाइड अमाउंट होना चाहिए, असर्टेन्ड अमाउंट होना चाहिए, तभी सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट लगने वाला है।
एंड एक और चीज़ याद रखना है, राइट। से फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारे पास 1986 में, उसमें हर कोर्ट की लिमिट दी गई है, मॉनेटरी लिमिट, कि भाई डिस्ट्रिक्ट फोरम को कौन सा केस सुनने का अधिकार है, तो उन्होंने बोला 20 लाख तक का केस सुनने का अधिकार है। स्टेट फोरम को कितना है, नेशनल कमीशन को कितना है। तो ये सारी चीज़ें लिमिट स्पेसिफाइड है कि एक कोर्ट कितने रुपए तक का केस सुन सकता है। अब ये वाला लास्ट पॉइंट यही बोल रहा है कि जो भी केस यहाँ पर आ रहा है वो उस कोर्ट की पिक्यूनरी लिमिट्स के अंदर होना चाहिए, तभी वो कोर्ट उस वाले केस के रिस्पेक्ट में सुनवाई कर सकता है। It must not exceed the pecuniary limits of the court in which the suit is brought, right? चले, ये हमारा था फर्स्ट कॉन्सेप्ट, किस चीज़ का था, सेट ऑफ का। थ्योरी से पढ़ें, थ्योरी में क्या लिख रहा है ध्यान से। सेट ऑफ के लिए सेट ऑफ ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 6 है। सेट ऑफ, अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद करें हम कि रूल नंबर 6 है या ऑर्डर नंबर 8 है। ऑर्डर 8 एक बार याद ना करें, बट हाँ रूल 6 है, बहुत ध्यान से देखें। सेट में 3, ऑफ में 3, तो 3 + 3 हो गया 6 अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पर रूल नंबर क्या हो गया 6। मैंने पहले ही कहा था हमारा जो याद करने का तरीका है सेक्शन या रूल नंबर, वो कुछ तो भी मेथड है विदाउट एनी लॉजिक। सेट ऑफ इज अ रेसिप्रोकल इक्विटल ऑफ डेट्स बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। एक दूसरे से अमाउंट रिकवर करना है। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग मतलब खत्म, द एंड द प्लेंटिफ क्लेम टू द एक्सटेंड द अमाउंट क्लेम बाय द डिफेंडेंट एज अ क्लेम, राइट। प्लेंटिफ का क्लेम हम वहाँ तक कम कर देंगे जहाँ तक डिफेंडेंट का राइट है अमाउंट रिकवर करने का। वेयर इन अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी द डिफेंडेंट क्लेम टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ डिमांड एनी असर्टेन्ड सम ऑफ मनी। बहुत ध्यान से, जो अमाउंट ऑफ मनी है वो आइडेंटिफाइड है, असर्टेन्ड सम ऑफ मनी है, लीगली रिकवरेबल बाय हिम। किससे रिकवर करना है आपको, लीगली रिकवर करना है, किससे, प्लेंटिफ से। एंड where both parties fill the same character, the defendant may at the first hearing of the suit but not afterwards, right। उस टाइम की बात कर रहे हैं, उसके बाद की बात नहीं कर रहे हैं। unless permitted by court present a written statement containing the particulars of debt sought to be set off। illustration, A sues B on a bill of exchange for rupees 500 रुपये। 500 रुपये के लिए उसने केस फाइल करा। बी होल्ड अ जजमेंट अगेंस्ट ए फॉर, और बी को कितना रिकवर करना है, 1000 रुपया। तो लॉ ने बोला 500 रुपया कॉमन डेट हो गया, इसको सेट ऑफ कर लें। द टू क्लेम्स बीइंग बोथ डेफिनेट पिक्यूनरी डिमांड में बी सेट ऑफ। सेकेंड एग्जाम्पल, ए sues B on a bill of exchange and B alleges that A has wrongfully neglected to ensure B is good। ध्यान से, ए ने केस फाइल करा है बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, और बी क्या बोल रहा है कि भाई आपने इंश्योरेंस नहीं करा गुड्स का, एंड इज लाइबल टू हिम इन कंपनसेशन विच ही कैन क्लेम टू बी सेट ऑफ। द अमाउंट असर्टेन्ड नहीं है, बहुत ध्यान से। प्लेंटिफ को रिकवर करना है, डिफेंडेंट को अमाउंट लीगली रिकवर करना है, अमाउंट क्या होना चाहिए, असर्टेन। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हुई तभी सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट आएगा। A and B sue C for ₹1000. C cannot set off a debt due to him by A alone, right? Possible नहीं है। A sues B and C for ₹1000. B cannot set off a debt due to him along by A। चल, ये तो हुआ हमारा एक कंसेप्ट। अब हम बात करें काउंटर क्लेम की, राइट। काउंटर क्लेम क्या होता है, काउंटर क्लेम क्या होता है। सिर्फ एग्जाम्पल हम फिर से बात करें सर, ये तो हो गया हमारे पास रमेश, हम बोलेंगे इसको प्लेंटिफ, और एक और हो गया हमारे पास सुरेश, ये हो गया डिफेंडेंट, करेक्ट। एक हो गया प्लेंटिफ और एक कौन हो गया, डिफेंडेंट। से फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ को 1 लाख रुपए रिकवर करना है, किससे, डिफेंडेंट। प्लेंटिफ को लेना है डिफेंडेंट से, एंड डिफेंडेंट को लेना है 2 लाख रुपए। ये हो जाएगी अगर सिचुएशन ये है, दैट इज कॉल्ड काउंटर क्लेम। बहुत ध्यान से,
प्लेंटिफ को कम अमाउंट लेना है, बट फिर भी केस किसने फाइल किया है? प्लेंटिफ ने। डिफेंडेंट को ज़्यादा अमाउंट लेना, डिफेंडेंट ने केस फाइल नहीं किया है, तो लॉ ने बोला इस वाले केस में वो कौन बन जाएगा? आपका प्लेंटिफ, और वो है डिफेंडेंट। और ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, ये सेट ऑफ नहीं, अब ये क्या बन गया आपका? काउंटर क्लेम। इफ द सेट ऑफ इज सच दैट द अमाउंट सेट ऑफ exceeds the original amount of case, then the case shall be proceeded against the plaintiff in respect of the balance amount, right? चले एग्जाम्पल, राइटर फाइल्स अगेंस्ट पब्लिशर फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज़ 1 लाख। राइटर ने केस फाइल करा है पब्लिशर के अगेंस्ट में फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज़ 1 लाख। पब्लिशर आता है और पब्लिशर क्या बोलता है? डिक्री बताता है कि भाई मुझे 2 लाख रुपए रिकवर करना है, तो ये अमाउंट क्या बन गया आपका? काउंटर क्लेम बन गया, राइट? चलो, ये है आपका काउंटर क्लेम का कॉन्सेप्ट। काउंटर क्लेम क्या बोल रहा है? इफ द सेट ऑफ इज सच दैट, अगर प्लेंटिफ को कम अमाउंट लेना है किससे? डिफेंडेंट से, तो फिर लॉ ने बोला है इस वाले केस में क्या होने वाला है कि जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट को ज़्यादा अमाउंट रिकवर करना है प्लेंटिफ से, तो ये केस कौन सा हो गया हमारे पास? काउंटर क्लेम का हो गया, राइट? चले, थियोरेटिकल पढ़े। ऑर्डर 8 है, रूल कौन सा है आपका? 6A। अ डिफेंडेंट इन अ सूट में इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ प्लीडिंग अ सेट ऑफ का राइट है किसको? डिफेंडेंट को। सेट अप बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ एनी राइट और क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉज ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू द डिफेंडेंट अराइजिंग अगेंस्ट द प्लेंटिफ either before or after the filing of the suit, but before the defendant has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense has expired, whether such counterclaim is in the nature of claim for damages or not। याद रखना, अगर काउंटर क्लेम मांगा है, कब पॉसिबल होगा काउंटर क्लेम? याद रखना, सेट ऑफ का अधिकार किसको है? डिफेंडेंट को। और सेट ऑफ कब होगा हमारा? प्लेंटिफ को 1 लाख रुपए रिकवर करना है, डिफेंडेंट को 80,000 रुपये रिकवर करना है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? सेट ऑफ का 20,000 रुपीज़ डिफेंडेंट और दे देगा। अगर प्लेंटिफ को 1 लाख रुपए रिकवर करना है डिफेंडेंट से, डिफेंडेंट को 2 लाख रुपए रिकवर करना है किससे? प्लेंटिफ से, तो 1 लाख रुपए का तो क्या हुआ? सेट ऑफ। और 1 लाख रुपए और जो रिकवर करना है डिफेंडेंट को फ्रॉम द प्लेंटिफ, देन दिस ट्रांजेक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू काउंटर क्लेम, करेक्ट? चलो, दोनों केस में अमाउंट जो है वो असर्टेन्ड अमाउंट होना चाहिए, ये बात हमारे काम की है। आगे हम बात करें इक्विटेबल सेट ऑफ। इन दिस टाइप ऑफ सेट ऑफ बोथ द क्लेम्स आर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। दोनों जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो सेम ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए फाइल्स अगेंस्ट अ बी फॉर अ रिकवरी ऑफ 1 लाख रुपीज़, देन बी शोज़ द एडवांस रिसिप्ट ऑफ 50,000। ध्यान से, ये जो 1 लाख और 50,000 का कंसेप्ट है, ये एक ही ट्रांजैक्शन से आ रहा है। आपको 1 लाख रुपए लेने हैं मुझसे, मैंने बोला भाई मैंने ऑलरेडी आपको 50,000 एडवांस दिया है सेम ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो कॉन्सेप्ट हुआ आपका इक्विटेबल सेट ऑफ। सच अ सेट ऑफ विल बी नोन एज अ इक्विटेबल सेट ऑफ, राइट? हमने बात कर ली सेट ऑफ की, हमने बात करी काउंटर क्लेम की, हमने बात करी इक्विटेबल सेट ऑफ की, राइट? चलो, और दोनों में रिलेशन क्या है? सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम में ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, अमित फाइल केस अगेंस्ट भारत फॉर रिकवरी ऑफ 1 लाख एंड बी कम्स टू द कोर्ट एंड शोज अ डिक्री ऑफ 60,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम 1 लाख। द केस विल बी ट्राइड फॉर द बैलेंस अमाउंट के लिए केस फाइल होगा। इक्विटेबल सेट ऑफ, sometimes the defendant is permitted to claim set off in respect of a unascertained sum of money। बहुत ध्यान से, इसमें अमाउंट असर्टेन्ड होना चाहिए। सेट ऑफ में भी अमाउंट आइडेंटिफाइड होना चाहिए, असर्टेन होना चाहिए, बट इन केस ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ में अमाउंट असर्टेन रिक्वायर्ड नहीं है। Generally, the suit emerged from cross demand, obviously cross demand in the same transaction। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है इक्विटेबल सेट ऑफ में, याद रखना। काउंटर क्लेम में, सेट ऑफ में सेम ट्रांजेक्शन से अमाउंट ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन केस ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ में इट मस्ट बी फ्रॉम सेम ट्रांजेक्शंस।
दिस डॉक्ट्राइन इज इंटेंडेड टू सेव द डिफेंडेंट फ्रॉम हैविंग टू टेक रिकोर्स टू द सेपरेट क्रॉस सूट। आपको फिर से केस फाइल करना पड़ेगा, फिर से वकील साहब को पैसे दो, कोई सेंस नहीं है, कोर्ट का टाइम वेस्ट हो, तो लॉ ने बोला ये टाइम पास ना हो। एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? एक्स एंड वाई फॉर द सप्लाई ऑफ 1000 कार्स विद इन 2 मंथ। 1000 कार मुझे चाहिए है, कितने महीने में? 2 महीने में। एक्स सप्लाई 700 कार्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 2 मंथ। एक्स ने कितनी कार डिलीवर कर दी है? 700 कार्स। एक्स स्यूज वाई, और एक्स ने किसको केस फाइल करा? वाई के लिए फॉर द रिकवरी ऑफ प्राइस ऑफ 700 कार। 700 डिलीवर कर दे तो 700 कार के लिए पैसा मांगा है एक्स ने। वाई ने बोला है कि भाई जो तेरे लॉस हुआ है मुझे 300 कार के लिए वो मुझे पे कर। द कोर्ट में अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ एंड मे अलाउ कंपनसेशन फॉर द नॉन सप्लाई ऑफ 300 कार विच इज़ अनअसर्टेन्ड, राइट। उसको लिए वो पैसा उसको अवेलेबल करवा देगा। ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था? सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। चलो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस बिटवीन है, डिफरेंस बिटवीन आ चुका है, तो अब डिफरेंस बिटवीन का जिक्र करते हैं सेट ऑफ के बीच में एंड इक्विटेबल सेट ऑफ के बीच में। 2-3 डिफरेंस हम ही निकाल लेते हैं। पहला, सेट ऑफ में अमाउंट असर्टेन्ड होगा, इक्विटेबल सेट ऑफ में अमाउंट अनअसर्टेन्ड होगा। सेट ऑफ में सेम ट्रांजैक्शन ज़रूरी नहीं है, इक्विटेबल में सेम ट्रांजैक्शन बहुत ज़रूरी है। पहला, सम। प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑफ इज अप्लाइड इन केस ऑफ असर्टेन्ड अमाउंट ऑफ सम ऑफ मनी, और यहाँ पर क्या है? अनअसर्टेन्ड सम ऑफ मनी, राइट। चलो, सेकेंड, क्लेम। क्लेम ऑफ सेट ऑफ नीड्स नॉट फ्रॉम ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम ट्रांजेक्शन, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर मस्ट बी फ्रॉम सेम ट्रांजेक्शन होना चाहिए। कोर्ट डिस्क्रिशन, लीगल सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड एज अ राइट बाय द डिफेंडेंट। अरे भाई किसको अधिकार है? डिफेंडेंट को अधिकार है। एंड कोर्ट इज बाउंड टू एजुडिकेट अपॉन द क्लेम। इक्विटेबल सेट ऑफ कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट बाय द कोर्ट डिस्क्रिशन। याद रखना, यहाँ पर मैंडेटरी है, कोर्ट को सेट ऑफ करना ही पड़ेगा, यहाँ पर कोर्ट का डिस्क्रिशन है। लिमिटेशन, इन केस ऑफ सेट ऑफ अमाउंट क्लेम शुड नॉट बी टाइम बार्ड। ये ध्यान रखना है आपको, जो भी अमाउंट आपको मांगना है वो टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए एज पर लिमिटेशन एक्ट 1963 के हिसाब से। और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ मे बी अप्लाइड इवन इन द केस ऑफ टाइम बार्ड अमाउंट। इक्विटेबल सेट ऑफ टाइम बार्ड लिमिटेशन टाइम पीरियड निकल गया उसके बाद भी आप केस फाइल कर सकते हैं। कोर्ट फीट मस्ट बी पेड ऑन अमाउंट सेट ऑफ, और यहाँ पर कोई भी कोर्ट की फीस रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ये आपके 5 तरह के डिफरेंस बिटवीन है सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ में। नेक्स्ट देखिए हम सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम में। पहला, व्हेन पास्ट, सेट ऑफ इज अ रेसिप्रोकल इक्विटल ऑफ डेट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। सही बात है। काउंटर क्लेम, अ क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट इन अ सूट against plaintiff is called a counterclaim. Nature, set off is a statutory defense to the plaintiff action. Counterclaim is a substantially a cross action. सही बात है ना। अब भाई plaintiff ने केस फाइल किया तो उसने उसके एवज में फाइल कर दिया, इसको क्रॉस एक्शन। नेचर, ट्रांजेक्शन का नेचर की बात करें हम, claim of set off need not originate from the same transaction. However, claim of equitable set off must originate from the same transaction. हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। और काउंटर क्लेम नीड नॉट अराइज आउट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। क्लेम, an equitable set off is a claim by the defendant in defense which originally cannot exceed the plaintiff claim. और यहाँ पर क्या बोल रहा है? a counter claim by the defendant may however exceed the plaintiff claim being in the nature of cross action. राइट, चले, ये हमने यहाँ पर बात कर ली है। 4th पॉइंट फिर से देखें। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है और ये 4th पॉइंट है। क्लेम वाले में क्या बोल रहा है? एन इक्विटेबल, याद रखना ये इक्विटेबल सेट ऑफ पे आ गया। एन इक्विटेबल सेट ऑफ इज अ क्लेम बाय द डिफेंडेंट इन डिफेंस विच जनरली कैनॉट एक्सीड द प्लेंटिफ क्लेम। इक्विटेबल क्लेम ज़्यादा नहीं हो सकता। अ काउंटर क्लेम ये तो ज़्यादा होता ही है, इसका तो होता ही है, तभी तो आया। चल, अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें जो एग्जाम में ढेर बार आ चुका है। राम एंड श्याम सेल वीट फॉर ₹10,000 टू सोहन एंड मोहन। राम श्याम ने S&M को बेचा है। सोहन सेल क्लॉथ वर्थ ₹12,000 टू श्याम।
और सोहन ने क्या करा है, 12,000 रुपये के क्लॉथ सेल करे हैं। सोहन फाइल्स अ सूट अगेंस्ट श्याम फॉर द रिकवरी ऑफ प्राइस ऑफ क्लॉथ। 12,000 के रिस्पेक्ट में 2,000 के लिए केस फाइल किया। श्याम क्लेम सेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वेट इन द सूट। विल ही सक्सीड? नो, क्योंकि ज्वाइंट है, नो। एज पर ऑर्डर 8 रूल 6 सेट ऑफ इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पार्टीज टू बोथ द क्लेम्स आर सेम। पार्टीज क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पर सिर्फ 4 में से 2 ही पार्टी सेम है, नो। सो श्याम क्लेम फॉर सेट ऑफ विल नॉट बी अलाउड बाय द कोर्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। Anubhav owes 10,000 to the partnership firm of Bose and Chandar. Bose dies leaving Chandar surviving. Anubhav sues Chandar for a debt of rupees 15,000 due in his individual capacity. Can Chandar set off the debt of 10,000? Set off is a reciprocal acquittal of debt between the plaintiff and defendant. It has the effect of extinguishing the plaintiff claim to the extent of the amount claimed by the defendant as a counter claim. Where in a suit for the recovery of money, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं थ्योरी में. In this case, after the death of Bose, only Chandar survives in the partnership firm to which Anubhav owes 10,000. Anubhav later on sues Chandar for an individual debt of 15,000 since the situation fulfill all the demands of valid set off. इसलिए इसको हमने परमिट किया है. बहुत ध्यान से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन हैं, तो एग्जाम में ये सवाल आ भी सकते हैं. चलें, तो यहाँ तक हमने बात करी है कौन से कॉन्सेप्ट की यार? सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम की बात. अब हम बात करें रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन, सेक्शन नंबर 113, 114 एंड 115. बहुत ध्यान से जितनी बार भी पढ़े ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट सिविल प्रोसीजर कोड में हर एक कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन आया है डेफिनेटली. हम बात करें रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन की. रेफरेंस, अरे यार हमें पता है रेफरेंस में हम क्या करते हैं, कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं. एक चीज़ नॉर्मली हम जॉब अप्लाई करते हैं तब भी हम किसी ना किसी का रेफरेंस लेकर और कंपनी में सीवी को फॉरवर्ड करते हैं, वो रेफरेंस अलग है, हम ये रेफरेंस अलग बात कर रहे हैं. अ रेफरेंस कैन बी बाय अ लोअर कोर्ट. रेफरेंस हमेशा कौन लेगा? लोअर कोर्ट लेगा. किसके द्वारा? टू द हायर कोर्ट बाय एनी पार्टीज टू द सूट थ्रू एप्लीकेशन. Where the question of law is involved in the suit and the lower court has a reasonable doubt about such question of law. अगर कब लेगा वो रेफरेंस? अगर लोअर कोर्ट के सामने कोई केस आया है एंड उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या नहीं है, ये लोअर कोर्ट को कन्फ्यूज़न है, वो ढंग से आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहा है, तो एक बार वो अपनी हायर कोर्ट को पूछ सकता है. इट इज़ कॉल्ड रेफरेंस. लोअर कोर्ट मे ऑल्सो ऑन इट्स ओन रेफर द मैटर टू द हायर कोर्ट. ये लोअर कोर्ट भी वो मैटर रेफर कर सकती है किसको? हायर कोर्ट को. ये हुआ रेफरेंस. रिव्यू, नाम से लग रहा है किसी ने व्यू करा और हमने फिर से बोला है कि भाई आप फिर से एक बार चेक करो. इट इज़ कॉल्ड रिव्यू पिटिशन लगती है नॉर्मली. इट मीन्स अ रिकन्सिडरेशन एंड इज परमिटेड वेयर अ पार्टी इज़ अग्रीव्ड बाय अ डिक्री और अ ऑर्डर. अगर कोई पार्टी दुखी है किसी कोर्ट के केस से, डिसीजन से, फ्रॉम विच एंड अपील इज़ परमिटेड, और अपील परमिसिबल है, बट अपील लगाई नहीं है आपने. से फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई डिसीजन दिया किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने. अब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में हाई कोर्ट जा सकते हैं, बट आपने हाई कोर्ट में क्या नहीं करा, आपने हाई कोर्ट में आपने अपील नहीं फाइल करी है इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में, आपने रिव्यू एप्लीकेशन लगा दी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही, पुनर्विचार याचिका. Where the party is aggrieved, हिंदी के शब्द कुछ कुछ बहुत अच्छे लगते हैं. Where the party is aggrieved by a decree or order from which no appeal is permissible. ध्यान से, तो इन दो केस में आप रिव्यू कर सकते हैं. सेक्शन नंबर 13 बात करता है रेफरेंस की, सेक्शन नंबर 114 बात करता है रिव्यू की. और रिवीजन की क्या है, ये तो नाम लग रहा है कि भाई किसी के ऑर्डर को आपने चेंज कर दिया, इट इज कॉल्ड रिवीजन, रिवाइज कर दिया. The application for revision can be filed before the High Court when the subordinate court.
exercised a jurisdiction not vested in it by law. से फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी मैटर पे डिसीजन दे दिया, अब हाई कोर्ट के सामने वो मैटर गया तो हाई कोर्ट चेक करेगा कि यार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये मैटर सुनने का अधिकार था या नहीं था। हम अपना एग्जाम्पल लें कि भाई फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी सिचुएटेड और कहीं है किसी डिस्ट्रिक्ट में और किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, गलत है क्योंकि सेक्शन नंबर 16 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी का केस वहीं फाइल करना है जहां पर वो कोर्ट, जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी आती है आपको वहीं उसी कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। तो पहला वाला, आपने जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करा जबकि आपको राइट नहीं था। फेल टू एक्सरसाइज अ जुरिडिक्शन वेस्टेड इन बाय द लॉ, आपको और अधिकार है बट आपने अधिकार को यूज़ नहीं करा तो फिर रिवीजन का मौका आएगा। या आपने इस तरीके से काम करा जो लीगली और मटेरियली इरेगुलर है, तो लॉ ने बोला इन तीनों केस में रिवीजन पॉसिबल है, सेक्शन नंबर 115 लग जाएगा। 113, 114, 115 एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट हैज़ टू बी मेड टू द सेम कोर्ट विच पास्ड द जजमेंट, राइट। आपको उसी कोर्ट में जाना है जिसमें जजमेंट पास हुआ है, राइट। चल, तो ये हमारा हुआ कौन सा वाला कंसेप्ट, सेक्शन नंबर 113, 114 और 115 जो हमने बात करी रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन की, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। डिस्कस ब्रीफली द प्रोविजन रिलेटेड टू रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। ये आया है एग्जाम में, देखें आप कितनी बार आया है। दिसंबर 2002, 2001 जून, 2005 दिसंबर, 9 दिसंबर 2008 और भी आया होगा बहुत बार। रेफरेंस टू हाई कोर्ट, सेक्शन नंबर कौन सा है, 113, 113 एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट, डिसीजन देने के पहले। अरे भाई कंफ्यूजन है लोअर कोर्ट को तो डिसीजन क्यों देगा, वो डिसीजन देने के पहले ही एक बार किससे पूछेगा, वो हायर कोर्ट को पूछेगा अपनी। अ कोर्ट इन विच अ सूट हैज़ बीन instituted may state a case and refer the same for the opinion of high court, and the high court may make such order thereon as it deems fit. Review, section number 104, 14 any person considering himself aggrieved by a decree or a order may apply for review of judgment to the court which passed the decree or order on any ground as mentioned in order 47 rule 1, namely पहला, डिस्कवरी बाय द एप्लीकेंट ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स, तो वो रिव्यू के लिए बोल सकता है कोई नया मैटर मिल गया आपको। एविडेंस विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस वॉज नॉट विद इन हिज नॉलेज एंड कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम एट द टाइम व्हेन द डिक्री वॉज पास और ऑर्डर मेड, जिस टाइम पर डिसीजन दिया गया था उस टाइम पर आपने उपलब्ध नहीं करा पाया या आपकी नॉलेज में नहीं था, बाद में मिल गया, तो उसके बेस पर आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक और एरर अपीरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, या रिकॉर्ड जो है उसमें कोई एरर है उसके बेस पर भी आप केस फाइल कर सकते हैं, या कोई सफिशिएंट रीज़न हुआ उसके बेस पर भी आप रिव्यू के लिए बोल सकते हैं सेम कोर्ट को। रिवीजन, द हाई कोर्ट, याद रखना इसका मतलब ये है हायर कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट ही लिख दिया डायरेक्ट। सिविल कोर्ट में सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी होती है, हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी केस विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू सच हाई कोर्ट एंड इन विच नो अपील लाइज, उनमें अपील नहीं लग रही है। इफ सच सबऑर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स टू हैव एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, लॉ ने आपको अधिकार नहीं दिया। और टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शन, आपको दिया था बट आपने काम ही नहीं करा, या आपने इस तरीके से काम करा जो इलीगल है, जो गलत है, तो लॉ ने बोला सेक्शन नंबर 115 लगेगा। डिफरेंस बिटवीन रिव्यू एंड रिवीजन, मीनिंग any person considering himself aggrieved by a decree or a order may apply for a review of judgment to the court which passed the judgment, decree, order any of the ground mentioned in order 47 rule 1। और रिवीजन हमेशा कौन करता है, हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट may call for the records of any case which has been decided by the court subordinate to such high court and in which no appeal lies
in certain cases may make such order as it deems fit, which is revision. Court. Any court which passed the decree or a made order can review the case. The High Court can only do revision of any case which has been decided by any court subordinate to it. By whom? The review can be made by the application by the aggrieved party. Logical चीज़ है. Revision power can be exercised by the High Court on the application or a suo motu. Appeal. Review can be made even when an appeal lies to the High Court. Review can be made even when an appeal lies to the High Court. Revision power can be exercised by the High Court only in a case where no appeal lies to the High Court. रिवीजन पावर कब लगेगा हाई कोर्ट में? ओनली इन अ केस वेयर नो अपील लाइज टू द हाई कोर्ट. ग्राउंड. द ग्राउंड फॉर रिव्यू आर, पहला, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस, मिस्टेक, एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, एनी अदर सफिशिएंट रीज़न. और इन केसेस में अथॉरिटी ने अपना राइट एक्सरसाइज किया है, गलत तरीके से एक्सरसाइज ही नहीं करा, या उसने जुडिक्शन को एक्सीड कर दिया. राइट. चलो, तो ये हमने बात करी है इसकी रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन में, जो हमने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखा है. नेक्स्ट, अब हम बात करें अपील की. अपील इज एन एप्लीकेशन बाय विच अ पार्टी रिक्वेस्ट. Appeal is an application by which a party requests an appellate court to set aside the decision of the subordinate court or modify. लॉजिकल है, तभी अपील करते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट में डिसीजन दिया, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो हम हाई कोर्ट को क्या बोलेंगे कि भाई आप वहाँ पर जाकर केस फाइल करें. फोर काइंड्स ऑफ अपील. पहला, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री लाइज टू द सुपीरियर कोर्ट. याद रखना, हाई कोर्ट नहीं है, सुपीरियर कोर्ट है, उसको लगेगा. ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ और द पॉइंट ऑफ फैक्ट्स. Appeal from original decree lies to the superior court. Correct. Four kind of appeal है, right? Appeal from original decree lies to the superior court on a point of law or a point of fact. In this case, there is always a right to appeal. ये है हमारा अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री. सेकेंड अपील. सेकेंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एनी डिक्री पास इन द कोर्ट बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट इफ सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. करेक्ट. यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है. अपील अगेंस्ट द, ये हमने बात करी अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री. सेकेंड अपील, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर की बात. जनरली अपील अगेंस्ट द ऑर्डर आर नॉट अलाउड. नॉर्मली अलाउड नहीं है, स्पेसिफिकली अलाउड नहीं है, हम पहले भी बात कर चुके हैं. हाउएवर, इफ इट इज स्पेसिफिकली परमिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ, परमिसिबल है तभी पॉसिबल है. अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेगुलर ऑफ लॉ और डिफेक्ट. अपील टू सुप्रीम कोर्ट. An appeal can be filed in respect of those decree which have been passed by the High Court in their original jurisdiction. Right? चलो, ये हुआ अपील टू सुप्रीम कोर्ट की बात. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, चार तरह की अपील, ये हमने बात कर ली है. फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटिंग टू अपील. अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री may be preferred in the superior court. Appeal may lie from the original decree passed ex parte. Where the decree has been passed with the consent of party, no appeal lies. The appeal from the original decree lies on the question of law.
ये हमारे पास अपील का प्रोविज़न है। नो अपील इन एनी कोर्ट ऑफ अ नेचर कॉग्निजेबल बाय द कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस, जहाँ पर अमाउंट 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा। सेकेंड अपील, एन अपील लाइज टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिग्री पास एन अपील बाय एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट इफ़ द हाई कोर्ट सेटिस्फाइड कि उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। मेमोरेंडम ऑफ अपील, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह देना है। और अपील टू सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपील टू सुप्रीम कोर्ट वुड लाई इन द फॉलोइंग केसेस, एनी डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट व्हेन द केस इज सर्टिफाइड बाय द कोर्ट डिसाइडिंग इट टू द फिट फॉर द अपील, जब लगेगा कि भाई उचित है लगाना तब लगेगा वहाँ पर। व्हेन स्पेशल लीव इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 112 और बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, एनी जजमेंट डिक्री फाइनल ऑर्डर पास अपील बाय द हाई कोर्ट, एनी जजमेंट डिक्री फाइनल ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ द ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन, इन 4 केस में आपकी अपील होने वाली है, राइट। और ये एडिशनल एविडेंस की बात है, कौन कौन से केस में एडिशनल एविडेंस को एक्सेप्ट करेगा। वेयर द लोअर कोर्ट हैज रिफ्यूज टू एडमिट द एविडेंस, द अपीलेट कोर्ट रिक्वायर्स एनी डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस और एनी विटनेस टू बी एग्जामिन फॉर एनी अदर सब्सटेंशियल कॉज। तो यहाँ तक हमने आज के लेक्चर में बात करी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, राइट। चलिए, थैंक यू।